आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि साइंस यानी विज्ञान का यह टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में कन्फर्म गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा और यह सभी के सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो आज के इस क्लास में टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 20 है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 20 लिया गया है और यह 20 प्रश्नों में से आपका 15 प्लस क्वेश्चन सही करना है। अगर आप लोग 15 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी की जांच होगी कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। अगर 15 प्लस आप लोग सही, विद्यार्थी का 15 से कम प्रश्न सही होता है, जैसा कि जो 11, 12, 13 यानी 15 से कम हो रहा है, उन विद्यार्थियों को हमारा सजेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा और मेहनत कीजिए ताकि आप सभी विद्यार्थी 450 प्लस बोर्ड परीक्षाओं में ला पाए और अधिक क्वेश्चन सही करें। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर यह थोड़ा सा मेहनत आप लोग एक्स्ट्रा कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी के लिए हम मेहनत एक करते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी का क्या फर्ज बन रहा है? तो फर्ज बन रहा है यह कि आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ताकि हम बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर पाए 2026 बोर्ड परीक्षा की। तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, और यह टेस्ट को जरूर लगाइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी यह टेस्ट को लगा पाए। तो चलिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो वह कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वह पदार्थ अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 1 का राइट आंसर ए वाला होगा, अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका जस्ट अपोजिट। तो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो वह क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार कर देता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन 100% बोल रहे हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको समझकर याद कर लेना है बारीकी तरीके से। और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करके जरूर यह टेस्ट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दीजिएगा। सभी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। 2 का राइट आंसर ए वाला होगा, तंत्रिका कोशिका होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। और यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड परीक्षा में कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। तो कितना क्वेश्चन हम आपको रिवाइज कर करके बता दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा बारीकी तरीके से। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसके लिए एक ट्रिक आता है। आप लोग ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप लोग याद कर लीजिए नकली। क्या नकली? आप लोग याद कर लीजिए, यानी Na और KLi। क्या तो नकली होता है आपका ट्रिक। और Na का मतलब क्या होता है? तो Na का मतलब सोडियम होता है, सोडियम का संकेत Na होता है। K का मतलब पोटेशियम होता है, यानी पोटेशियम का संकेत K होता है। Li का संकेत क्या होता है? तो Li लिथियम का संकेत होता है, लिथियम को Li से सूचित किया जाता है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें कौन से धातु है? तो इसमें सोडियम दिया है, तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। सोडियम जैसा धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। क्या तो सोडियम, पोटेशियम,
लिथियम, यह तीनों के तीनों धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो 3 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। केवल और केवल आपके ऑप्शन में सोडियम दिया है, इसीलिए अगर तीनों देता आपके ऑप्शन में तो हम लोग तीनों को टिक करते। तो आप लोग को समझ में आया। और आप लोग बताइएगा कि आलू तो भी है, तो आलू को भी तो चाकू से काट सकते हैं, परंतु आलू आपका खाने वाला सब्जी है, इसलिए आलू आपका राइट आंसर नहीं होगा। आलू आपका धातु कोई नहीं है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में धातु, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा, ए वाला नहीं होगा। ए वाला आपका राइट आंसर गलत होगा। तो आप लोग आलू समझ के कीजिए, आलू को तो चाकू से काट सकते हैं, इसलिए आलू पे समझ के टिक मत कर दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, और सभी क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है। बिल्कुल हंसते खेलते की तरह आपको हम बता देंगे, ताकि आपसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आपसे बन पाए। तो पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है। तो पीएच स्केल पर पहले समझिए कि पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है, यानी 0 से लेकर 14 तक की संख्या पीएच स्केल पर स्थित रहती है। और बीच में क्या होता है, तो बीच में हमारा उदासीन यानी 7 होता है। क्या होता है, तो बीच में हमारा उदासीन होता है यानी 7 होता है, जो पीएच स्केल पर स्थित होता है। तो 0 से लेकर 7 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वह अम्ल का पीएच मान होता है। 0 से लेकर 7 तक अम्ल का पीएच मान होता है, यानी 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है। और 7 से लेकर 14 तक, 7 से लेकर 14 तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षार का पीएच मान होता है। किसका, तो क्षार का पीएच मान, यानी 7 से लेकर 14 तक क्षार का पीएच मान होता है, या 7 से अधिक क्षार का पीएच मान होता है। तो आप लोग किसी भी प्रकार से मत भूलिएगा, यह सभी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है। तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। 4 का राइट आंसर ए वाला होगा 100%। 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं, और बीच में उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है या 7 के बराबर होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो फिलामेंट कुछ इस तरह से होता है, और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। आपका राइट आंसर 5 का डी होगा, टंगस्टन का बना होता है जो कि विद्युत का फिलामेंट। और विद्युत का फिलामेंट कहाँ होता है, जहाँ हम लोग बल्ब लगाते हैं, बल्ब होल्डर में लगाते हैं। तो बल्ब के जो होल्डर में होता है स्थित पीला टाइप का जो होता है वह गोला का छल्ला लेकिन लगा होता है पीला कलर का, वही होता है आपका टंगस्टन। जो पीला कलर वाला होता है वही होता है टंगस्टन, जिसमें हम लोग बल्ब को लगाते हैं। और उसको पिघलाने के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि टंगस्टन को गलनांक यानी टंगस्टन को पिघलाने के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो 3500 डिग्री, कितना 100, तो 3500 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है टंगस्टन को पिघलाने के लिए। और जल हमारा 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, यानी खौलने लगता है, यानी भाप में परिवर्तित होने लगता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है। कौन, तो जल यानी पानी। और 3500 डिग्री, तो आप लोग कल्पना कर लीजिए कि 100 डिग्री पर जब पानी उबलने लगता है तो 3500 डिग्री पर टंगस्टन पिघलता है, यानी टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला है। और भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि नाइक्रोम से क्वेश्चन आता है कि विद्युत हीटर या विद्युत इस्त्री में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो नाइक्रोम के तार का। तो क्वेश्चन में बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए, और हमारा विद्यार्थी को बिल्कुल हंसते खेलते पढ़ना है बारीकी तरीके से। जो भी एक क्लासेस के विद्यार्थी थे आपको गारंटी दिलाते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के तरह 100% 2026 में सभी क्वेश्चन हमारा पढ़ाया गया लड़ता है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से जरूर तैयारी कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो जस्ट बताए थे 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है किसी भी उदासीन का पीएच मान। और शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है, यानी 7 के बराबर होता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो क्षार और जल आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला प्रश्न है।
क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो प्रकाश का पराकिरणन है। 7 का राइट आंसर सी होगा, प्रकाश का पराकिरणन है। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है कि आकाश का रंग, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री का आकाश नीला दिखाई देता है। कैसा, तो नीला दिखाई देता है जब भी कोई व्यक्ति यानी मानव यानी वैज्ञानिक आकाश में अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश जो है ना वो नीला कलर का यानी ब्लू कलर का दिखाई देता है। और क्या होता है, तो वायुमंडल हमारा में वायुमंडल होता है और इसके बीच में छोटे छोटे धूल कण वायुमंडल में लटके रहते हैं। क्या होते हैं, तो छोटे छोटे धूल कण लटके होते हैं और इसी वायुमंडल में इसी कणों के कारण नीला रंग का पराकिरणन सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में। और जब नीला रंग का पराकिरणन सबसे अधिक होता है तो नीला रंग पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और नीला रंग का अधिक पराकिरणन होने लगता है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया, सब्जेक्टिव में भी पूछता है तो आप लोग बना सकते हैं आराम से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। 8 का राइट आंसर ये वाला होगा, मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य घटक। और यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन गैस का अणुसूत्र क्या होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में दे देगा मीथेन के जगह पर CH4 देगा तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मीथेन का अणुसूत्र यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। तो कबो कबो डायरेक्ट पूछता है कि मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि बायोगैस और गोबर गैस CNG सभी के सभी का मुख्य घटक कौन है, तो मीथेन यानी CH4 गैस है। तो आपको यह क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है, आता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि LPG का मुख्य घटक कौन है। तो LPG का मुख्य घटक होता है, LPG का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। गैस सिलेंडरों में हमारा कौन सा गैस भरा होता है, तो LPG गैस भरा होता है। और LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। तो इसका मुख्य घटक LPG का कौन सा गैस होगा, तो ब्यूटेन गैस होगा। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। 8 का राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 9 नंबर कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। 9 का राइट आंसर आपका बी वाला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है। यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य प्रदूषक गैस कौन है। तो मुख्य प्रदूषक गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। शुष्क बर्फ भी कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ये भी क्वेश्चन 2026 के पेपर में आया हुआ है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन हम रिवीजन करके पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी 450 प्लस आएगा। तो प्लीज जरूर पढ़िएगा बार के तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर की वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। 10 का राइट आंसर बी होगा, उल्टा बनता है। और क्वेश्चन फिर आता है यहीं पे कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो कौन सा प्रतिबिंब है जिसको हम लोग पर्दे पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यानी उतार सकते हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। और कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब भी हमेशा सीधा होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो यह क्वेश्चन सभी के सभी आपको समझ में आया, बिल्कुल बनता है आपके बोर्ड परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं जड़ों में पाई जाती है। राइट आंसर 11 का ए वाला होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, यानी जल को कौन ढोता है, पेड़ पौधों की पत्तियां तक जल का कौन पहुंचाता है, तो यही जाइलम उत्तक पहुंचाता है। और आप ट्रिक से याद रखिए कि जो जल का परिवहन करता है तो ज से जल और ज से जाइलम उत्तक हो जाएगा आपका राइट आंसर। और यहीं पर क्वेश्चन एक और पूछता है कि पेड़ पौधे में भोजन को परिवहन कौन करता है। तो पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा करता है। कौन तो करता है, तो पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा करता है। यह दोनों के दोनों फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के पेपर में। यह दोनों के दोनों क्वेश्चन और भी पूछा
पूछा गया है कई बार लगातार। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, 2024 वाले पेपर भी कराएंगे आपको, तो आप लोग देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेड़ पौधे की पत्तियां किसके कारण से हरी दिखाई देती है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां किसके कारण से हरी दिखाई देती है, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती है। 13 का राइट आंसर ए होगा, क्लोरोफिल के कारण से। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, यानी क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा कलर का होता है। किस कलर का, तो हरा कलर का होता है क्लोरोफिल। और फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो Mg तत्व यानी मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा, तो Mg तत्व यानी मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें, तो क्लोरोफिल में, जिसके कारण से पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो वह रंध्रों के द्वारा होता है, क्योंकि पेड़ पौधा की पत्ती में छोटे छोटे छिद्रे की तरह पतला पतला नस की तरह होता है, वही उसका रंध्र होता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सभी के सभी आज का क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौर सेल यानी सौर प्लेट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। 14 का राइट आंसर डी होगा, सिलिकॉन का। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा, आपके ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं देगा तो अर्धचालक देगा। क्या देगा, आपके ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं देगा तो अर्धचालक देगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिलिकॉन हमारा अर्धचालक होता है, जिसका प्रयोग हम लोग सौर सेल यानी सौर प्लेट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्धचालक का। तो आपको समझ में आया यह क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। 15 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, CaCO3। और यहीं पे पूछ देगा कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है आपसे बोर्ड परीक्षा में, इसीलिए हम आपको रिवाइज कर पढ़ाते हैं। जो भी मेरा विद्यार्थी है उनसे क्वेश्चन 100% बने। तो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक नाम। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। तो आपको समझ में आया यह क्वेश्चन, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है। तो मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। जस्ट यह क्वेश्चन आया था तो आपको हम बताए थे कि 16 का राइट आंसर सी वाला होगा। मुख्य प्रदूषक गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। ग्रीन हाउस भी गैस हमारा CO2 है और कार्बन डाइऑक्साइड है। और शुष्क बर्फ भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो इतना क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो अम्लीय है, इसलिए इसका pH मान 7 से कम होगा। अगर कोई भी विलयन अम्लीय है उसका pH मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमारा कैसा है, तो अम्लीय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से दिखाई देता है। तो रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है, तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। 17 का राइट आंसर बी होगा, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। और भी क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा, तो लोहा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन में यानी रक्त में कौन सा तत्व, तो लोहा तत्व पाया जाता है। यदि रक्त में लोहा का कमी हो जाए यानी आयरन का कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग, तो एनीमिया रोग होगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। रक्त का थक्का किसके कारण से बनता है, तो प्लेटलेट्स के कारण से, यानी रक्त बीमारियों के कारण से रक्त का थक्का बनता है, यानी जम जाता है। किसी कारण से कट गया, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है तो वह जमता है। किसके कारण से, तो प्लेटलेट्स के कारण से। WBC क्या होता है, तो शरीर का सैनिक होता है जो अनेक बीमारियों से लड़ता है। WBC कमजोर पड़ा तो शरीर में बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण से WBC लड़ता है, शरीर का हमारा सैनिक कहलाता है। WBC का पूरा नाम श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, यानी व्हाइट ब्लड सेल होता है WBC का पूरा नाम। और WBC का जीवन अवधि 12 से 20 दिनों के लिए होता है, यानी WBC 12 से 20 दिनों के लिए ही जीवित रहते हैं। तो ये सभी भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कन्फर्म इतना क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। बहुत सारा हम आपको क्वेश्चन
बता देते हैं रिवाइज करके। तो रिवाइज किया गया प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग खुद जानते होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अपवर्तन के कितना नियम है। तो अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के टोटल 2 नियम है। 18 का राइट आंसर ए होगा। प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों का 2 ही नियम है। और भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन का गणितीय रूप क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन का गणितीय रूप होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है प्रकाश का गणितीय रूप। क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है प्रकाश के अपवर्तन का गणितीय रूप। तो यह सभी भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 के भी पेपर में आए हुए प्रश्न है। और यह क्वेश्चन तो लगातार पूछा गया है साइन आई बाई साइन आर वाला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। ओम को कुछ इस तरह से सूचित किया जाता है, आप लोग माइंड में रख लीजिए। ओम को इस प्रकार से सूचित किया जाता है। और ओम जो होता है वह प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है। वाट विद्युत शक्ति या शक्ति का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। जूल ऊष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। और भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो आप लोग इतना क्वेश्चन फिलहाल याद रखिए। एसआई मात्रक से पक्का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाचन क्रिया कहाँ पूरी होती है। तो पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है, तो यह छोटी आंत में पूरी होती है। 20 का राइट आंसर सी होगा, छोटी आंत में पूरी होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड परीक्षा में कि मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू होता है मुख गुहा यानी मुख से। हम लोग कहाँ से भोजन को पहले चबाते हैं, तो पहले मुख से चबाकर उसको पाचन करते हैं। उसके बाद ना पेट में यानी अंदर जाता है। उसके बाद जाता है छोटी आंत तक, बड़ी आंत से होते हुए छोटी आंत तक जाता है लास्ट में। तो पूरी तरह से पाचन कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है मनुष्य में। और छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो फिलहाल आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिए। और दांत टोटल 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। क्यों मुख से होता है, जब दांत के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो हम बारीकी तरीके से आपको बताएंगे कि मनुष्य में दांत का क्या क्या कार्य होता है और क्या क्या आपका भोजन का पाचन कैसे शुरू होता है और कहाँ से शुरू होता है और पूरी तरह से कहाँ पचता है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं 100%। अगर आप लोग 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न ही सही कर पाए हैं या 15 प्लस प्लस जिनका भी सही हुआ है, उन सभी विद्यार्थी को कमेंट करना है। बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी कर पाए हैं, 15 से कम क्वेश्चन भी सही किए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको भी कमेंट करना है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा और मेहनत करना है। और आपके लिए हम कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोग जान जाइए कि अभी गर्मी इतना हार्ड है और आपके लिए हम पसीना चुहा चुहा कर कितना सारा मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है और बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पर कंप्लीट करना है। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। पर डे रेगुलर क्लास हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करना भी बनता है और कमेंट करना तो जरूर बनता है। आज के इस क्लास में आप लोग किसी क्लास में कमेंट कीजिए या ना कीजिए, इस क्लास में जरूर कीजिए ताकि हमको पता चल पाए कि 20 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो ओके बाय। तो 100% सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।